हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नेक्स्ट वीडियो जो आज अपनी रहने वाली है उस का नाम जो है नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज। आप सभी को दिखता होगा वैसे। रेबीज जो है, रेबीज डिजीज पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट आज। कौन सी डिजीज पढ़ेंगे आज बच्चों अपन? रेबीज डिजीज, जो रेबीज डिजीज के बारे में डील करेंगे। तो सबसे पहले रेबीज के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे अपन वो देख लेते हैं आज की क्लास के अंदर। रेबीज के अंदर बच्चों एक तो चीज पढ़ेंगे कि रेबीज को किस और नाम से जाना जाता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसका पॉजिटिव मेन कॉज क्या होता है जिसकी वजह से डेथ देखने को मिलती है रेबीज के अंदर। कल मैंने आपको पोलियो के बारे में क्लास ली थी, उसमें भी मैंने आपको कराया था रेबीज से रिलेटेड थोड़ा बहुत। देन अपन बात करेंगे पॉजिटिव एजेंट क्या रहने वाला है रेबीज का, जिसकी वजह से रेबीज डिजीज जो है वो होती है। देन अपन बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो क्या रहने वाला है रेबीज का। देन अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ द लीजा वायरस, है ना। लीजा वायरस के क्या क्या टाइप जो है वो टाइप्स रहने वाले हैं। देन अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ द रेबीज वायरस इन द डॉग। डॉग के अंदर जो रेबीज वायरस होता है बच्चों, उसके क्या क्या टाइप्स रहने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। देन अपन बात करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या रहने वाले हैं। देन अपन बात करेंगे इसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी क्या रहने वाली है। और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है। अगर ओनली टच करता है कुत्ता जो होता है, ओनली टच किया है, उसने बाइट नहीं किया है, तो उसके अंदर अपन क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अगर निबलिंग बाय डॉग, अगर कुत्ते के द्वारा खरोंच मार ली गई है तो उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट करेंगे। मल्टीपल बाइट कुत्ते के द्वारा कर दिए गए हैं तो अपन क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये बात सब चीजें पढ़ेंगे अपन। उसके बाद अपन पढ़ेंगे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर डॉग बाइट, है ना। डॉग बाइट के बाद अपनी क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। उसके बाद अपन बात करेंगे एंटी रेबीज वैक्सीन जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी किस किस टाइप की एंटी रेबीज वैक्सीन रहती है उसके बारे में। वन साइड रेजिमेंट क्या होता है, कितनी वैक्सीन लगती है इसके अंदर, कौन कौन से दिन के ऊपर कितनी कितनी वैक्सीन लगती है, कितनी विजिट होती है, कितनी टेम्परेचर के ऊपर वैक्सीन को रखा जाता है ना। कौन सा रूट होता है वैक्सीन को देने का, ये बात भी अपन डील करेंगे आज। और एंटी रेबीज सीरम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, कितनी दी जाती है उसके बारे में बात करेंगे अपन। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। और उस एनिमल जो है जिसने कट किया है आपको, जैसे कि डॉग है, उस डॉग को कितने टाइम के लिए अपने को ऑब्जर्वेशन जो उस ऑब्जर्वेशन पे रखना है। और इन सारी चीजों का बारे में अपन आज डिटेल के बारे में बात करेंगे। रेबीज जो है उस रेबीज डिजीज का, आइए अपन श्री गणेश करते हैं रेबीज डिजीज का। आपकी आज की क्लास के अंदर भी मैं आप सभी को इनविटेशन करता हूँ जलेबी खिला करके आज की क्लास में। इनविटेशन जो है वो इनविटेशन आप सभी के लिए ये। और क्लास में आते ही आप सभी जने दूध और जलेबी का सेवन करें। ठीक है, क्या सेवन करें, दूध और जलेबी जो है उसका सेवन करें जल्दी से जल्दी। क्लास जो है उस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बाल को। और ठीक है, तो बात करते हैं आज की डिजीज का। पहली बात तो ये है कि इस डिजीज को किस और नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए इस डिजीज को किस नाम से जाना जाता है। तो इस डिजीज का दूसरा नाम होता है बच्चों एक्यूट, क्या कहते हैं इसको, एक्यूट ब्रेन इन्फेक्शन। क्या इस नाम से जाना जाता है बच्चों बाल को? एक्यूट ब्रेन इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एक्यूट ब्रेन इन्फेक्शन जो होता है उसके नाम से जाना जाता है बाल को। और इसका दूसरा नाम क्या होता है और किस और नाम से जाना जाता है बाल को, तो ध्यान से सुनना बच्चों, समझ में आ जाएगी आपको। एक्यूट ब्रेन इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है एक। ठीक है, सेकंड इसका नाम होता है बच्चों डेथ एंड डिजीज। क्या कहा जाता है इसको? डेथ एंड डिजीज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डेथ एंड डिजीज जो होती है उसके नाम से जाना जाता है बाल को। डेथ एंड डिजीज यानी कि जिसका अंत क्या है, मरना है। ठीक है, डेथ है अगर सही समय पे आपने सही तरीके से चीज का ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो इसलिए किस नाम से जाना जाता है? डेथ एंड डिजीज के नाम से जाना जाता है बाल को, है ना बच्चों। और किस नाम से जाना जाता है इसको बाल को देखना। इसको किस और नाम से जाना जाता है मैं आपको बता देता हूँ। इसको हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सभी को पता होगा ये तो। हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बाल को? हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर बात है ये सभी के। हाइड्रोफोबिया डिजीज जो है वो डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोफोबिया क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि रेबीज के अंदर जो इंसान जो होता है वो क्या करता है आपके, किससे डरता है? पानी से डरता है। अरे बाल को किससे डरता है? पानी से डरता है। इसलिए किस नाम से जाना जाता है इसको? हाइड्रोफोबिया, जो हाइड्रोफोबिया के नाम से भी इसको जो है बच्चों जाना जाता है। बात समझ में आ रही है बाल को? समझ में आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, अब देखो रेबिस को किस और नाम से जाना जा रहा है? तीन नाम से जाना जा रहा है। कौन कौन सा? एक्यूट ब्रेन इन्फेक्शन, डेथ डेथ एंड डिजीज एंड और हाइड्रोफोबिया डिजीज। क्लियर बात है। अब इन तीनों नाम को मैं आपको एक ही ट्रिक के अंदर याद करवा देता हूँ। आपको सिंपली याद रखना है एडीएच। क्या याद रखना है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्या याद रखना है? एंटी डायरेटिक हार्मोन, एक्यूट ब्रेन इन्फेक्शन, डेथ एंड डिजीज, और क्या कहा जाएगा इसको? हाइड्रोफोबिया कहा जाएगा। क्लियर है? नोटिंग माई पॉइंट, यस या नो? अरे बाल को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ठीक है,
एडीएच। ठीक है, रेबीज को किस और नाम से जाना जाता है, क्या बोलोगे सर, एडीएच के नाम से जाना जाता है। ए मतलब फुल फॉर्म क्या है, एक्यूट ब्रेन इन्फेक्शन। डी मतलब क्या है, डेथ एंड डिजीज। क्लियर बात है। और एच मतलब क्या है, हाइड्रोफोबिया डिजीज। ठीक है, इसको डेड एंड डिजीज को या फिर डेथ एंड डिजीज को बात एक ही है बच्चों, डेड एंड डिजीज। क्लियर बात है, समझ में आ गई आप सभी को बात। आगे बात करें, ठीक है, तो 21 और नाम से जाना जाता है, तो ये बात आप सभी के क्लियर होगी होगी बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेन कॉज ऑफ डेथ इन द रेबीज। रेबीज के अंदर जो मृत्यु का मुख्य कारण जो है बच्चों, वो क्या रहने वाला है। बालको देखो, मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, इसको जीने वाले बच्चे भी देख सकते हैं, एनएम भी देख सकती है, नर्सिंग ऑफिसर भी देख सकता है, और ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, भले आप सीएचओ की तैयारी कर रहे हो, भले आप एम्स की तैयारी कर रहे हो। बात समझ में आ रही है। अरे कोई अलग से चेंज नहीं हो जाएगा, सभी के लिए कॉमन क्लास रहने वाली है। क्लियर बात है। तो मेन कॉज ऑफ द डेथ इन द रेबिस, रेबिस के अंदर जो मेन कॉज जो होता है डेथ का, वो क्या रहता है, तो क्या होता है, आप सभी को पता है, मैंने कल क्या बताया, आरपी के अंदर क्या होता है, आरपी होता है। अरे बालको क्या होता है, आरपी के अंदर क्या होता है, आरपी होता है। मैंने क्या बोला भैया, जो रेबीज जो होता है और जो पोलियो जो होता है, अरे बालको क्या बोला था, रेबीज और पोलियो जो होता है उसके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है। क्या होता है बच्चों, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जो है वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस देखने को मिलता है, और जिस वजह से उस पर्सन की क्या हो जाती है बाल को, डेथ जो है वो डेथ हो जाती है। बात समझ में आ रही है बाल को, क्या हो जाती है उस पर्सन की डेथ जो है वो डेथ हो जाती है। क्लियर बात है यहाँ तक, क्लियर बात है बच्चों यहाँ तक, किसी को डाउट, एनी डाउट। मेन कॉज ऑफ द डेथ इन द रेबीज, रेबीज के अंदर जो मुख्य कारण क्या होता है, तो क्या बोलोगे सर, इसमें मुख्य कारण जो होता है डेथ इन रेबीज के अंदर, वो क्या होता है, क्या होता है बालको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, क्या बोलोगे, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जो होता है, जिसकी वजह से मेन डेथ जो है वो डेथ हो जाती है। क्लियर बात है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। क्लियर बात है। नेक्स्ट बात करें, देन उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉजिटिव एजेंट, कि क्या पॉजिटिव एजेंट जो है वो रहने वाला है, जिसकी वजह से रेबीज जो है वो रेबीज डिजीज होती है बच्चों, है ना। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि रेबीज जो होती है वो किस वजह से होती है, रेबडो वायरस की वजह से होती है। अरे बालको किसकी वजह से होती है, रेबडो वायरस जो होता है उस रेबडो वायरस की वजह से होती है। ठीक है, और रेबडो वायरस किस टाइप का वायरस है, एक प्रकार का बच्चों आरएनए वायरस है। अरे बालको क्या है, ये आपका आरएनए वायरस है। बात समझ में आ गई। अरे बालको बात समझ में आ रही है। रेबडो क्या है, एक आरएनए वायरस है, जो क्या कॉज करता है आपका, रेबीज को कॉज करता है। बात समझ में आ रही है, क्या कॉज करता है, R4 रेबडो, R4 आरएनए और R4 रेबीज। क्लियर बात है, क्लियर है। और देख लो किस नाम से कौन सा रेबडो वायरस, रेबडो वायरस को किस और नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको अपन, लिज्जा वायरस टाइप फर्स्ट। क्या कहा जाता है इसको, लिज्जा वायरस टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड नहीं, टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट जो होता है वो करेगा रेबिस को कॉज। बात समझ में आ रही है, क्या करेगा, लीजा वायरस टाइप फर्स्ट जो होगा वो रेबिस को कॉज करेगा। और इसका पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है आए दिन, कि इसका शेप क्या होता है बच्चों, क्या पूछा जाता है कि शेप कौन सा होता है इसका, तो क्या बोलोगे सर, इसका शेप कौन सा होता है आपका, बुलेट शेप का होता है। अरे बालकों की शेप का होता है आपका, बुलेट शेप जो है वो बुलेट शेप का होता है। क्लियर बात है। बंदूक की गोली जो होती है उसके अनुसार उसके आकार का होता है। बात समझ में आई, कौन से शेप का होता है, बुलेट शेप का होता है। अरे बालको बात समझ लेना, इसका शेप जो है वो, और ये आरएनए वायरस ही है। क्लियर बात है, कोई अलग वायरस नहीं हो जाएगा यहाँ, डीएनए वायरस या कोई, इसे चक्कर में मत पड़ना आप। ठीक है, क्या है ये आपका, एक प्रकार का आरएनए वायरस जो है वो आरएनए वायरस है। क्लियर बात है। पॉजिटिव एजेंट R4 रेबडो, R4 आरएनए, R4 रेबीज। क्लियर बात है। और किस नाम से जाना जाता है इसे, लिज्जा वायरस टाइप फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। अरे बालको किस नाम से जाना जाता है इसे, लिज्जा वायरस टाइप फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। उसका शेप क्या हो रहने वाला है, बुलेट शेप का रहने वाला है। अरे बालको किस शेप का रहने वाला है आपका, बुलेट शेप जो है वो बुलेट शेप का रहने वाला है। बात समझ में आएगी बच्चों यहाँ तक, ठीक है, समझ में आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्लियर बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, समझ में आई, कि एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंट्री मारी, जब तक फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज नहीं आता है, इनके बीच का पीरियड, इनके बीच का गैप क्या कहलाता है आपका, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। बात समझ में आई, ठीक है। क्या बोला मैंने, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बॉडी में एंट्री मारी, वहां से लेके फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज का, किसी भी बीमारी का, जब तक पहला साइनम सिम्टम नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं अपन, अरे क्या कहा जाता है उसे, क्या कहा जाता है बच्चों, इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। क्लियर बात है बच्चों यहाँ तक। और इस रेबिस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है, 4 days to the many year। ठीक है, यानी क्या हो सकता है, 4 दिन से लेके बहुत साल भी रह सकता है। और नॉर्मली आइडियल बोला जाता है 3 से लेके 8 वीक। कितना बोला जाता है बच्चों, में स्टैंडर्ड वैल्यू बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, 3 to 8 वीक जो है, 3 to 8 वीक। ठीक है, क्लियर बात है। इंक्यूबेशन पीरियड समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेबिज के अंदर टाइप्स ऑफ द लिजा वायरस। लिजा वायरस जो है, उस लिजा वायरस के क्या क्या टाइप जो है वो रहने वाले हैं, समझना बात को बच्चों यहाँ से।
ठीक है। टाइप्स ऑफ द लीजा वायरस, देखो बच्चों लीजा वायरस के दो टाइप्स रहने वाले हैं। कौन कौन से टाइप्स है देखो, समझना इस बात को ध्यान से बच्चों। ठीक है, दो टाइप्स रहने वाले हैं। एक होता है बच्चों स्ट्रीट वायरस, अरे कौन सा है स्ट्रीट वायरस, कौन सा है बच्चों, अरे बालको कौन सा है स्ट्रीट वायरस, क्लियर बात है। और दूसरा कौन सा है फिक्स्ड वायरस। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फिक्स्ड वायरस, स्ट्रीट वायरस जो है यानी कि कौन सा होगा स्ट्रीट वायरस, कौन सा होगा जो पैथोजेनिसिटी क्या होगी जिसके अंदर प्रेजेंट होगी बच्चों, क्या होगी इसके अंदर पैथोजेनिसिटी क्या होगी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। बात समझ में आ रही है, पैथोजेनिसिटी क्या होगी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। इसका मतलब इसके अंदर पैथोजेनिसिटी क्या होगी इसके अंदर क्या होगी बच्चों, एब्सेंट जो है वो एब्सेंट होगी। बात समझ में आ गई, पैथोजेनिसिटी इसके अंदर प्रेजेंट होगी बाल को, और इसके अंदर क्या होगी एब्सेंट होगी। यानी कि इसके अंदर बच्चों अगर पैथोजेनिसिटी प्रेजेंट है तो क्या बोल सकता हूँ डिजीज को कॉज करेगा। अरे डिजीज को क्या करेगा ये आपके कॉज करेगा, और ये डिजीज को कॉज नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, डिजीज को कॉज नहीं करेगा, नो डिजीज प्रोडक्शन, ये डिजीज को प्रोडक्शन करेगा। बात समझ में आएगी। ठीक है, अगर डिजीज को प्रोड्यूस करेगा इसका मतलब अपनी बॉडी के लिए क्या होगा बच्चों, ये आपका हार्मफुल होगा। बात समझ में आई, क्या होगा बच्चों ये हार्मफुल होगा। ठीक है, और हार्मफुल होगा इसका मतलब नेगरी बॉडी किसके अंदर बनेगी, इसी के अंदर क्या बनेगी आपकी नेगरी बॉडी जो है वो नेगरी बॉडी बनेगी। बात समझ में आ गई, नेगरी बॉडी किसके अंदर बनेगी, इसी के अंदर आपकी क्या बनेगी बच्चों, नेगरी बॉडी जो हो नेगरी बॉडी इसी के अंदर बनेगी। क्लियर बात है, स्ट्रीट वायरस है पैथोजेनेसिटी प्रेजेंट होगी, डिजीज को कॉज करेगा, और अपनी बॉडी के लिए क्या होगा बच्चों हार्मफुल होगा, और नेगरी बॉडी इसी के अंदर प्रेजेंट होगी। बात समझ में आ गई आप सभी को। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ आप समझना देखो, ये हार्मफुल है इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा अपनी बॉडी के लिए अच्छा होगा, और अच्छा होगा यानी क्या होगा बोल सकता हूँ मैं आपका यूजफुल होगा। अरे बाल को क्या होगा यूजफुल होगा, और कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, वैक्सीन बनाने के लिए इस वायरस का इस्तेमाल किया जाएगा। कहाँ पे, वैक्सीन बनाने के लिए, किसके लिए, वैक्सीन बनाने के लिए कौन से वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, क्या बोलोगे फिक्स्ड टाइप का वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो पैथोजेनेसिटी जो डिजीज को प्रोड्यूस करने वाला वायरस कौन सा है, स्ट्रीट वायरस जो होता है वो स्ट्रीट वायरस यानी कि पैथोजेनिसिटी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर जो अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, और नेगरी बॉडी इसी वायरस से बनती है। बात समझ में आई, इस वायरस के द्वारा नेगरी बॉडीज नहीं बनती है, ध्यान रखना हल्का सा। बात समझ में आ गई, आगे बात करें बच्चों। टाइप्स ऑफ द लीजा वायरस, दो टाइप्स पढ़े अपन ने, स्ट्रीट वायरस और फिक्स्ड वायरस। फिक्स्ड यानी कि जो फिक्स रहेगा सिर्फ वैक्सीन बनाने के लिए काम आएगा, बाकी कहीं काम नहीं आएगा। बात समझ में आएगी। स्ट्रीट वायरस ऐसे याद रखना, स्ट्रीट यानी पूरे दिन कुत्ता जो है वो गलियों में घूमता रहेगा, गलियों में घूमेगा, किसी को काट देगा यानी कि पैथोजेनिसिटी होगी, पैथोजेनिसिटी यानी कि डिजीज होगी, और डिजीज होगी जो लोगों के लिए क्या होगा हार्मफुल होगा। और आप सभी को पता है कि रेबीज के अंदर कौन सी बॉडी बनती है, नेगरी बॉडी। अरे बात समझ में आई, किस तरीके से बन रही है वो आगे बात करेंगे, डील करेंगे, है ना। तो कौन सी बॉडी बनती है आप सभी को पता होना चाहिए, नेगरी बॉडी जो है बच्चों नेगरी बॉडी बनती है। क्लियर बात है आप सभी के लिए यहाँ तक, आगे बात करें, आगे समझना। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ द रेबीज वायरस इन द डॉग। डॉग के अंदर क्या क्या टाइप्स जो है वो टाइप्स रहने वाले हैं रेबीज के। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ द रेबीज वायरस इन द डॉग। तो देखो बच्चों इसके अंदर दो टाइप जो है वो दो टाइप्स रहने वाले हैं। कितने टाइप्स रहने वाले हैं बालको, दो टाइप जो है वो दो टाइप्स रहने वाले हैं। और कौन कौन से दो टाइप्स रहने वाले हैं देखना समझना इस बात को ध्यान से बच्चों, है ना। तो देखो बच्चों इसके अंदर दो टाइप्स रहने वाले हैं, दो टाइप्स रहने वाला है। एक रहने वाला है फ्रीज रेबीज, कौन सा बच्चों, फ्रीज रेबीज जो है वो फ्रीज रेबीज रहने वाला है। और एक रहने वाला है डम्ब रेबीज, कौन सा बच्चों, डम्ब रेबीज जो है वो डम्ब रेबीज रहने वाला है। बात समझ में आ रही है, कौन सा है फ्रीज रेबीज, और एक रहने वाला है आपका डम्ब रेबीज। ठीक है, और फ्रीज रेबीज जो होगा वो क्या होगा बच्चों, मोस्ट एंडेमिक रहेगा। क्या रहेगा बालको, मोस्ट एंडेमिक जो है वो मोस्ट एंडेमिक फ्रीज रेबीज रहेगा। ठीक है, और डेथ ऑफ द डॉग, डॉग क्या, जो डॉग जो है उस डॉग की डेथ हो जाएगी कितने दिन के अंदर, 10 से लेके 15 दिन के अंदर। ठीक है, तो डेथ ऑफ डॉग क्या लिखोगे, डेथ ऑफ डॉग विद इन, ठीक है 10 to 15 डेज, यानी कि 10 से लेके 15 दिन के अंदर क्या हो जाएगी उस डॉग की मृत्यु हो जाएगी। बात समझ में आई, फ्रीज रेबीज डम्प रेबीज। ठीक है, फ्रीज रेबीज थोड़ी स्पीड से चल रही क्लास, स्लो कर देते हैं चलो, है ना। फ्रीज रेबीज, फ्रीज रेबीज यानी क्या होगा मोस्ट एंडेमिक होगा। ठीक है, और डेथ ऑफ द डॉग कितनी हो जाएगी विद इन द 10 to 15 डेज, 10 से लेके 15 दिन के अंदर उस कुत्ते की मृत्यु हो जाएगी किसके अंदर, फ्रीज रेबीज के अंदर। ठीक है, और डम्ब रेबीज जो होगा बच्चों वो क्या होगा इससे भी ज्यादा डेंजर होगा। बात समझ में आई, इससे ज्यादा डेंजर होगा, इससे भी ज्यादा डेंजर होगा। ठीक है, क्या बोलूंगा डेंजर एज कम्पेयर टू द फ्रीज। ठीक है, क्या बोलूंगा डेंजर, ठीक है एज कंपेयर टू फ्रीज। ठीक है, फ्रीज रेबिस की तुलना में क्या होगा डेंजर होगा, और इसमें डेथ ऑफ द डॉग विद इन 3 डेज। ठीक है, डेथ ऑफ डॉग, डेथ ऑफ डॉग विद इन 3 डेज।
3 दिन के अंदर क्या हो जाएगी, उस डॉग की मृत्यु जो है वो मृत्यु हो जाएगी। बात समझ में आ रही है बाल को? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या हो जाएगी उस डॉग की 3 दिन के भीतर भीतर क्या हो जाएगी, उस डॉग की मृत्यु जो है मृत्यु हो जाएगी। मतलब कि रेबीज वायरस जो होता है कुत्ते के अंदर दो टाइप का होता है, एक फ्रीज रेबीज होता है, एक डम्प रेबीज होता है, ठीक है। डम्प वाला क्या होता है बच्चों, डेंजर होता है, ध्यान रखना। डम्प वाला डी फॉर डम्प, डी फॉर डेंजर, बात समझ में आ गई? ठीक है, डम्प वाला क्या है, डेंजर होता है एज कम्पेयर टू द फ्रीज, और जिसके अंदर कुत्ते की मृत्यु जो होती है वो 3 दिन के भीतर भीतर हो जाती है। क्लियर बात है? जबकि फ्रीज रेबीज जो होता है वो मोस्ट एंडेमिक होता है। एंडेमिक का मैंने शॉर्ट वीडियो बना के रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हो, और मैं इसको आई बटन जो है उस आई बटन के अंदर लिंक दे दूंगा। क्लियर बात है? देन उसके बाद जो फ्रीज रेबीज होता है बच्चों, उसके अंदर जो डॉग जो होती है उसकी डेथ जो होती है बच्चों 10 से लेके 15 दिन के भीतर भीतर हो जाती है। क्लियर बात है? अब समझना बच्चों आगे की साइड में। ठीक है, आगे क्या रहने वाला है अपनी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे पहले, फिर अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है उसके ऊपर आएंगे बच्चों। क्लियर बात है आप सभी के यहाँ तक? है ना? कुछ दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? आगे बात करें, देखो। हाँ, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द रेबीज। अगर रेबीज की पैथोफिजियोलॉजी की बच्चों बात करें तो ध्यान से सुनना, रेबीज किस किस वजह से, काटने की वजह से होता है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, डॉग के काटने से रेबीज होगा बाल को, अरे होगा, क्लियर बात है। कैट के काटने से रेबीज होगा बाल को, क्लियर है। मंकी के काटने से रेबीज होगा बाल को, ध्यान रखना, मंकी के काटने से रेबीज होगा बच्चों। ठीक है, काऊ के काटने से भी रेबीज हो सकता है बाल को, ध्यान रखना ये आपके। और गोट यानी कि बकरी के काटने से भी रेबीज हो सकता है बाल को, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, और क्या होगा, शिप के काटने से भी क्या हो सकता है बच्चों, रेबीज हो सकता है आपके। और आपके बफेलो जो होती है, उस बफेलो भैंस जो होती है, उस भैंस के काटने से भी बच्चों क्या हो सकता है आपका, रेबीज जो है वो रेबीज हो सकता है। क्लियर बात है यहाँ तक? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? बफेलो जो होती है उस बफेलो के काटने से भी रेबीज हो सकता है। और देखो बच्चों, हॉर्स जो होता है, घोड़े जो होता है, घोड़े के काटने से भी क्या हो सकता है, रेबीज हो सकता है। एक्सेप्ट किसके काटने से नहीं हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक्सेप्ट क्या बोलोगे, अरे एक्सेप्ट क्या बोलोगे, रेट बाइट्स, क्या बोलोगे, चूहे के काटने से नहीं होता है, और ह्यूमन के बाइट से नहीं होता है। किसके बाइट से नहीं होता है, ह्यूमन जो होता है, मानव जो होता है, उस मानव के काटने से रेबीज नहीं होता है, और चूहे के काटने से नहीं होता है। चूहे के काटने से कौन सी बीमारी होती है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। क्लियर बात है? रेबीज किस किस से होगी, देखो भैया, डॉग से हो सकती है, कैट से हो सकती है, मंकी से हो सकती है, काऊ से हो सकती है, गोट से हो सकती है, शीप से, भेड़िया से हो सकती है, और बकरी से हो सकती है, भेड़िए से हो सकती है, और भैंस से हो सकती है। क्लियर बात है? किससे नहीं होगी, रेट से नहीं होगी, ध्यान रखना, चूहे से नहीं होती है, और ह्यूमन बाइट से नहीं होगी। क्लियर बात है आप सभी के यहाँ तक? आगे बात करें। आप देखो, जैसे ही इसको काटेगा, ठीक है, क्या होगा, जैसे ही कोई भी चीज, जैसे डॉग ने बाइट किया, ठीक है, तो उसके लार में क्या होगा, रेबडो वायरस होगा बच्चों। अरे क्या होगा, रेबडो वायरस होगा। अरे रेबडो वायरस होगा। और उस रेबडो वायरस क्या है, एक प्रकार का, आप सभी को पता है, आरएनए वायरस है। बात समझ में आ गई? क्या है, एक प्रकार का आरएनए वायरस है। और इसका क्या होगा, फास्ट नर्व एक्सॉन ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्या होगा इसका, फास्ट नर्व एक्सॉन ट्रांसपोर्टेशन होगा। बात समझ में आ गई? फास्ट नर्व एक्सॉन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होने वाला है। और फास्ट नर्व एक्सॉन ट्रांसपोर्टेशन होगा तो कहाँ से किधर जाएगा, देखो स्पाइनल कॉर्ड की साइड में जाएगा। पहले कहाँ जाएगा, आपके ये स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा बाल को, ये आपके ब्रेन के अंदर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा बाल को, ये आपके ब्रेन जो है उस ब्रेन के अंदर पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है बाल को? अरे आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर बात है? कहाँ पहुंच गया आपके, ये ब्रेन के अंदर पहुंच गया बाल को। ठीक है, और ब्रेन के अंदर भी कहाँ जाएगा, आपका जो सेरिब्रल वाला एरिया जो है उस सेरिब्रल वाले एरिया के अंदर जाएगा। बाल को समझ में आ रही है बात? सेरिब्रल एरिया के अंदर जाएगा, और सेरिब्रल के अंदर भी कहाँ जाएगा, ये आपके हिपो कैंपस एरिया जो है उसके अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, आपके हिपो कैंपस एरिया जो है वहां पे जाएगा। और हिपो कैंपस एरिया के अंदर जो आपकी जो न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन की जो सेल बॉडी जो है उस सेल बॉडी के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, आपका जो न्यूरॉन जो है, ठीक है, उसका हिपोकैम्पस का न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन की आपकी ये वाली जो सेल बॉडी जो है उस सेल बॉडी के भीतर जाएगा। बात समझ में आ रही है? कहाँ जाएगा, उस सेल बॉडी के भीतर जाएगा। और सेल बॉडी के भीतर जाके क्या करेगा, नेगरी बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। अरे बाल को किसका फॉर्मेशन करेगा, समझना बात को, किसका फॉर्मेशन करेगा, आपके नेगरी बॉडी जो है उस नेगरी बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर बात है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है, नेगरी बॉडी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, हिपोकैम्पस के अंदर जो
न्यूरॉन है, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी जो है, उस सेल बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, नेगरी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। बात समझ में आई? और नेगरी बॉडी का फॉर्मेशन होने के बाद नेगरी बॉडी क्या करेगी, ठीक है, मसल्स के अंदर क्या करेगी, स्पाज्म करेगी। जैसे कि गले की मसल्स है, नेक की मसल्स है, इस नेक की मसल्स के अंदर स्पाज्म हो जाएगा। क्या होगा बालको, मसल्स के अंदर स्पाज्म होगा तो उसके अंदर क्या होगी, पेशेंट के अंदर स्वेलिंग के अंदर डिफिकल्टी होगी। तो ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होगा, हाइड्रोफोबिया होगा। हाइड्रोफोबिया क्यों हो रहा है, बात समझ में आई? पेशेंट पानी से डरेगा। क्यों डरेगा, क्योंकि उसके नेक की मसल्स के अंदर क्या हो चुका है, स्पाज्म हो चुका है। ठीक है, इवन वो अपना सलाइवा जो होगा, जो अपना क्या बोलते हैं, थूक जो होता है, वो थूक को भी नीचे की साइड में नहीं उतार पाएगा। बात समझ में आई है? जो सलाइवा जो सलाइवा को भी नीचे की साइड में नहीं उतार पाएगा, इतना डर लगेगा। ठीक है, तो उसको क्या होगी, swallowing के अंदर डिफिकल्टी होगी, इसलिए क्या होगा, वो पानी से डरेगा। ठीक है, उसको लगेगा कि पानी होगा, मेरे को पीना पड़ेगा, और पानी पीना पड़ेगा तो मुझे क्या लगेगा, इससे डर लगेगा, मेरे दर्द बहुत ज्यादा होगा। क्लियर बात है, मैं पीऊंगा तो। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, मसल जो होगी पूरी बॉडी की क्या हो जाएगी बच्चों, स्पाज्म हो जाएगी। ठीक है, स्पाज्म हो जाएगी, मसल जो होगी, नेक की मसल स्पाज्म हो जाएगी बच्चों। ठीक है, नेक की मसल स्पाज्म हो जाएगी, और नेक की मसल स्पाज्म हो जाएगी। बच्चों बात समझ में आ रही है, कैसी मसल, नेक की मसल स्पाज्म हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, सलाइवा के अंदर भी swallowing के अंदर डिफिकल्टी होगी उसको। तो वो क्या करेगा, पानी से भी डरेगा, सलाइवा जो होगा उसको swallow करने से भी डरेगा। और ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे अपन, हाइड्रोफोबिया जो है वो हाइड्रोफोबिया कहेंगे। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बाल को? हाइड्रोफोबिया किस तरीके से हो रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, कि ऊपर से जा रहा है सब, ये आपका हाइड्रोफोबिया। बात समझ में आ गई? हाइड्रोफोबिया कहाँ से हो रहा है, क्लियर बात है? अरे बात समझ में आएगी। अब देखना, अगर ये स्पाज्म जो है वो रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर होगा। अरे कहाँ होगा, रेस्पिरेटरी एसेसरी मसल जो है, रेस्पिरेटरी एसेसरी मसल जो है, ठीक है, उसके अंदर होगा। ठीक है, मसल्स के अंदर होगा, उसके अंदर स्पाज्म होगा, तो क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है। उस पर्सन के अंदर क्या हो सकता है बच्चों, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जो है उसके अंदर हो सकता है। अगर रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर स्पाज्म होगा तो क्या हो सकता है, उस फाइनली उस पर्सन के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी मसल जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी, और सही तरीके से काम नहीं करेगी बच्चों, उसके अंदर क्या हो सकता है, आपका रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जो है वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है। और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से उस पर्सन के अंदर क्या हो सकती है बच्चों, डेथ जो है वो डेथ हो सकती है। बात समझ में आई? ये दोनों पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए। बात समझ में आई? ये दोनों पॉइंट जो है वो मैंने आपको यहाँ पे पूरी तरीके से क्या कर दिए बच्चों, क्लियर जो है वो क्लियर कर दिए हैं। हाइड्रोफोबिया किस तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई बच्चों यहाँ तक आप सभी को? अरे बात समझ में आ गई ना? अब देखो आपको मैं एक दो पॉइंट और बता देता हूँ। ठीक है, रेबडो वायरस जा रहा है, आरएनए वायरस बॉडी के अंदर आपके एंटर कर रहा है। एंटर करेगा, वायरस एंटर कर रहा है, पेशेंट के अंदर क्या आने वाला है, फीवर आएगा। पेशेंट क्या होगा, वीकनेस तो आएगी ही आएगी। अरे क्लियर बात है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया जो है वो हाइड्रोफोबिया होगा। और क्या होगा देखना बच्चों, मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूँ यहाँ पे। क्या होगा देखो, मसल्स के अंदर स्पाज्म हो जाएगा। अरे नेक की मसल्स के अंदर क्या हो गया, स्पाज्म हो गया। क्या वो अपना सलाइवा नीचे की साइड में उतार पाएगा, नहीं उतार पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक्सेसिव सलाइवा होगा। ठीक है, जो क्या होगा, उसकी ड्रूलिंग होगी, क्या होगी, सलाइवा की ड्रूलिंग होगी। अपने को ऐसा लगेगा, पेशेंट बोलेगा मुझे एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है। ठीक है, उसको ऐसा लगेगा मुझे सलाइवा जो है ज्यादा आ रहा है, जबकि सलाइवा तो ठीक है ना। क्या होगा, वो नीचे की साइड में क्या नहीं कर रहा, सलाइवा जो उसको सोलो नहीं कर पा रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, एक्सेसिव सलाइवेशन। क्या कहेंगे बच्चों, एक्सेसिव सलाइवेशन। बात समझ में आई? ये भी क्वेश्चन आपके आए दिन पूछा जाता है। क्लियर बात है, क्या होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन जो है वो सलाइवेशन होगा। क्लियर बात है, क्लियर है। हाइड्रोफोबिया होगा ड्यू टू मसल स्पाज्म की वजह से, नेक मसल्स के अंदर स्पाज्म होने की वजह से। ठीक है, तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन है, क्लियर है। तो आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिए सारे के सारे। क्लियर है, बात समझ में आएगी? ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैंने आपको सारे के सारे क्लियर करवा दिए। क्या है, फीवर है, वीकनेस है, एक्सेसिव है, हाइड्रोफोबिया है, रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर पैरालिसिस है, डेथ भी हो सकती है। बात समझ में आ गई? क्लियर है। तो ये आपकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी जो पैथोफिजियोलॉजी आपकी क्या हो चुकी है बच्चों, यहाँ से पूरी क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, देख लो आप। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सिंपली किसी ने भी काटा, काटने के बाद क्या होगा, रेबडो वायरस जो होगा अपनी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। और रेबडो वायरस कौन सा होता है, एक प्रकार का आरएनए वायरस होता है। ठीक है, उसका क्या होगा, फास्ट नर्व एक्सोन ट्रांसपोर्टेशन होगा, नर्व के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, ब्लड के द्वारा नहीं होगा। अरे नर्व के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, फास्ट नर्व एक्सोन ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, और कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन के अंदर, ब्रेन से सेरिब्रल के अंदर, सेरिब्रल से हिपोकैम्पस के अंदर। ठीक है, हिपोकैम्पस से न्यूरॉन के अंदर, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी जो सेल बॉडी के अंदर जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ पे ये न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर जाएगा। और इस सेल बॉडी के अंदर जाके क्या बनाएगा,
नेगरी बॉडी जो उस नेगरी बॉडीज का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या बनाएगा यहाँ पे जाके, नेगरी बॉडी जो उस नेगरी बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, और ये नेगरी बॉडी क्या करेगी, मसल्स के अंदर स्पाज्म करेगी। अगर नेक की मसल्स के अंदर स्पाज्म करेगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, उस पर्सन के अंदर swallowing के अंदर डिफिकल्टी होगी, तो क्या होगा, उस पेशेंट को ऐसा लगेगा ड्रूलिंग ऑफ सलाइवेशन होगा, ठीक है, और क्या होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है ऐसा लगेगा, ठीक है, इसलिए क्या कहा जाएगा, इसको एक्सेसिव सलाइवेशन कहा जाएगा। क्लियर बात है? और पेशेंट के अंदर क्या होगा, हाइड्रोफोबिया होगा। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में आ गया। हाइड्रोफोबिया का मैंने रेशनल बता दिया आपको, ठीक है। रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर इन्वॉल्व होगी स्पाज्म के अंदर, तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा बाल को, और उस पर्सन की क्या हो सकती है, फाइनली डेथ जो है वो डेथ हो सकती है। बात समझ में आ गई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जो है कमेंट जरूर करें बच्चों, कंजूसी ना करें, ठीक है। क्लास को लाइक जरूर करें, देख लेते हो बट आप क्लास को क्या नहीं करते हो बच्चों, लाइक नहीं करते हो, ऐसा नहीं चलेगा बाल को। क्लियर बात है? अब समझना आगे। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या करना है अपने को, वो सारी चीजें समझना। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के अंदर ओनली टच नॉट बाइट, क्या है, ओनली टच। क्या किया उसने, ओनली टच किया है, ठीक है, डॉग के द्वारा बाइट नहीं किया है, तो सिंपली क्या करना है, आपको वॉश करना है, किसके साथ, ठीक है, सॉप एंड वाटर के साथ। किसके साथ वॉश करना है आपको, सॉप प्लस वाटर के साथ क्या करना है आपको, वॉश करना है। बात समझ में आई? ठीक है, सॉप एंड वाटर के साथ क्या करना है, सिंपली वॉश करना है। और कितने टाइम के लिए वॉश करना है आपको, नॉर्मली 5 से लेकर 10 मिनट के लिए वॉश करना है, ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम 15 मिनट, इससे 15 मिनट से ज्यादा वॉश नहीं करना है। क्लियर बात है, समझ में आ गई बात। और निबलिंग बाय डॉग, अगर डॉग ने क्या मार दिए, खरोच मार दिए, तो वॉश तो करना ही करना है, किससे पता है आप सभी को, सॉप प्लस वाटर से। क्लियर बात है, वही टाइम। देन उसके बाद और क्या करना है आपको, एंटी रेबीज वैक्सीन लगानी है। अरे क्या लगानी है इस पेशेंट के अंदर, एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो लगानी है। क्लियर बात है, क्या लगानी है उस पेशेंट के अंदर, एंटी रेबीज वैक्सीन जो है उसको लगानी है। क्लियर बात है यहाँ तक, क्या लगानी है आपको, एंटी रेबीज वैक्सीन लगानी है। और मल्टीपल बाइट हो जाए तो पेशेंट के अंदर तो क्या करना है, पहले तो क्या करना है, वॉश करना है, किसके साथ, सॉप के साथ और वाटर के साथ। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या लगानी है आपको, एंटी रेबीज वैक्सीन जो है उसको लगाना है, प्लस इम्यूनोग्लोबिन जो है वो इम्यूनोग्लोबिन लगाना है। क्या लगाना है उस पेशेंट के अंदर, एडमिनिस्टर करना है इम्यूनोग्लोबिन ऑफ रेबीज वायरस, ठीक है। रेबीज का जो इम्यूनोग्लोबिन है उस इम्यूनोग्लोबिन को लगाना है। क्लियर बात है, समझ में आई? अरे बात समझ में आई, इम्यूनोग्लोबिन कब लगता है, जब डिजीज हो जाती है तब। समझ में आई? एंटी रेबीज वैक्सीन जो है, वैक्सीन कब लगती है, डिजीज होने से पहले। क्लियर बात है। निबलिंग बाय डॉग है, देखो ओनली टच किया है, बाइट नहीं किया है, कुत्ते के द्वारा सिर्फ टच किया गया है, बाइट नहीं किया गया है, तो क्या है, सिंपल नॉर्मली वॉश करना है साबुन से और पानी के साथ, ठीक है, साबुन का घोल बना के भी कर सकते हो, 5 से लेकर 10 मिनट के लिए, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के लिए। क्लियर बात है। और निबलिंग बाय डॉग, अरे कुत्ते के द्वारा खरोच मार लिए हैं तो आपको सिंपली वॉश तो करना ही करना है, और एंटी रेबीज वैक्सीन जो होती है वो लगानी है। क्लियर बात है। उसके बाद अगर कुत्ते के द्वारा मल्टीपल बाइट करती है, बहुत सारे कट करती है कुत्ते के द्वारा, ठीक है, तो फिर क्या करना है, वॉश तो करना ही करना है, एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगानी लगानी है, प्लस क्या करना है, इम्यूनोग्लोबिन जो है बच्चों, उस इम्यूनोग्लोबिन को भी क्या करना है आपको, एडमिनिस्टर जो है एडमिनिस्टर करना है। क्लियर बात है, रेबीज का। क्लियर है, हाँ। कितना लगता है, नहीं लगता, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, हीमोग्लोबिन कितना लगता है। क्लियर बात है, हाँ, यस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपने पास कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर डॉग बाइट, यानी कि डॉग बाइट के बाद अपनी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या रहने वाली है डॉग बाइट के बाद, ठीक है। बात को समझना है यहाँ पे, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर डॉग बाइट, ठीक है। तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर सिंपल क्या करना है आपको, वॉश करना है, किसके साथ, सॉप प्लस वाटर के साथ। बात समझ में आएगी, ठीक है। और क्या करना है, इसको टीडी का टिक्का लगाना है, ठीक है, इंजरी हुई है, टीडी का टिक्का लगा दो, सिंपल है। और क्या करना है आपको, एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो लगाना है। क्लियर बात है। और क्या करना है आपको, ड्रेसिंग जो है वो ड्रेसिंग करनी है, सिंपल, ठीक है। ड्रेसिंग जो है ड्रेसिंग करनी है। और सुचरिंग जो होती है वो सुचरिंग नहीं करनी है। बात समझ में आई, बहुत सारी जगह ड्रेसिंग भी नहीं करते, कंडीशन को देखा जाता है, ज्यादा घाव है बड़ा तो ड्रेसिंग कर सकते हो, नॉर्मली वैसे ड्रेसिंग को भी नहीं किया जाता है। क्लियर बात है। और सुचरिंग करनी है, और सुचरिंग सॉरी, सुचरिंग जो होती है उसे अवॉइड करनी है, सुचरिंग नहीं करनी है। क्लियर बात है। ड्रेसिंग तो कर सकते हो, ड्रेसिंग तो ठीक है, और भी ठीक है, सुचरिंग नहीं करनी है, सुचरिंग शुड बी अवॉइडेड। बात समझ में आई, शुड बी अवॉइडेड। क्लियर बात है। इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ जाए, सुचरिंग की जरूरत भी पड़ जाती है, तो कब करोगे, सुचरिंग इफ नीडेड शुड बी डन, शुड बी डन 24 to 48 आवर्स आफ्टर। बात समझ में आ रही है,
24 से लेके 48 घंटे बाद स्विचिंग करनी है। अगर जरूरत भी पड़ जाती है तो कब करोगे? अरे आफ्टर, बात समझ में आ गई? अगर जरूरत भी पड़ जाती है स्विचिंग की तो स्विचिंग कब करनी है आपको? ठीक है, 24 से लेके 48 घंटे बाद स्विचिंग करनी है। ठीक है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर डॉग बाइट, डॉग बाइट के बाद क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बात समझ में आ गई? ठीक है, सिंपली क्या करना है, वॉश करना है पहले, टीडी का टीका लगाना है, इंजरी हुई है, एंटी रेबीज वैक्सीन लगाना है आपको, ड्रेसिंग करनी है, और स्विचिंग जो होती है उसको नॉर्मली अवॉइड करना है। अगर जरूरी है स्विचिंग करना तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? 24 से लेके 48 घंटे बाद स्विचिंग करनी है, उससे पहले कोई स्विचिंग नहीं करनी है। यहाँ तो किसी को कोई डाउट हो कमेंट करें मेरे को, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट, कमेंट करो। कोई डाउट, एनी डाउट? हम्म, एनी डाउट? नो डाउट? हाँ, यस, क्लियर बात है। तो आगे बात करते हैं अपन एंटी रेबीज वैक्सीन के बारे में। किस किस टाइप की, कौन कौन सी टाइप की एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो अपने को देखने को मिलती है। तो बच्चों देखो, चार टाइप की एंटी रेबीज वैक्सीन होती है। कितने टाइप की होती है आप सभी को पता होना चाहिए। कितने टाइप की होती है? चार टाइप की एंटी रेबीज वैक्सीन होती है। कितने टाइप की? फोर टाइप्स ऑफ द एंटी रेबीज वैक्सीन होती है। उसमें से पहली होती है सैंपल शिप ब्रेन वैक्सीन। ठीक है। सेकंड होती है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन। ठीक है, शिप से बनाई जाती है ये ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, यानी ह्यूमन से बनाई जाती होगी। प्राइमरी चीक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन। ठीक है। उसके बाद प्यूरिफाइड वेरा सेल वैक्सीन, क्लियर बात है। इसको कहा जाता है पीवीसीबी। क्या कहा जाता है इसको? पीवीसीबी कहा जाता है। और इसे कहा जाता है बच्चों पीसीईसी। ठीक है। और इसे कहा जाता है एचडीसीवी, क्लियर बात है। और इसे कहा जाता है एसएसबीवी। क्लियर बात है, समझ में आ गई? ठीक है। और मोस्ट कॉमन इसके अंदर कौन सी इस्तेमाल की जाती है? ठीक है, मोस्ट कॉमन इसका इस्तेमाल किया जाता है मोस्ट कॉमन यूज। क्लियर बात है। आपका क्वेश्चन ये आएगा कि भैया मोस्ट कॉमन किस टाइप की वैक्सीन जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी वैक्सीन जो होती है उसका मोस्ट कॉमन इस्तेमाल किया जाता है? क्या बोलोगे? ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन। अरे बालको, कौन सी? ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन जो होती है उसका मोस्ट कॉमन इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, चार टाइप की वैक्सीन है। सैंपल शिप ब्रेन वैक्सीन, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, प्राइमरी चीक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन, और प्यूरिफाइड वेरा सेल वैक्सीन। चार टाइप की वैक्सीन है। इन चारों वैक्सीन को आपको नाम याद होना चाहिए, और मोस्ट कॉमन किस कौन सी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट बात करें अपन। अरे बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है। अब देखो इसके अंदर वन साइड रेजिमेंट। ठीक है, यानी कि पहले क्या लगते थे? पहले आपके जो 21 टिक्के लगते थे, अब 21 नहीं लगते, ओनली फॉर 5 टिक्के जो है, 5 टिक्के लगते हैं बच्चों। ठीक है। इसके अंदर अपन बात करेंगे, देखना, डे और वैक्सीन, कितना कितना वैक्सीन जो है वो लगेगा। पहली बात तो कब कब लगता है? तो 0 दिन पे। ठीक है। तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, और 28 दिन। बात समझ में आ गई? कैसे याद रखना है? 0 3 तो याद रह जाएगा, 7 14 21 नहीं है। अरे बालको, कौन सा नहीं है? 21 जो है वो 21 नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, पहले 14 टिके लिखते थे ना। हाँ वही, 0 3 7 14 28। ठीक है, ध्यान रखना। 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। क्लियर बात है? अब समझना आगे। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन, वैक्सीन जो है कितने कितने लगने हैं? सभी जगह एक एक वैक्सीन लगेगा। क्लियर बात है? तो टोटल वैक्सीन कितनी हुई? 5। कितनी वैक्सीन हुई टोटल? 5 वैक्सीन हुई। बात समझ में आ गई? टोटल विजिट कितनी हुई? 5। कितनी हुई? 5। 5 विजिट, 5 वैक्सीन। क्लियर बात है? और कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर इन वैक्सीन को स्टोर करना है आपको? तो सिंपल है, 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है वो रहता है आपका आईएम। और आपको आईएम ऑप्शन में नहीं मिलता है तो कहाँ जाना है? इंट्राडर्मल के ऊपर। बात समझ में आ गई आपको ये? अरे बात समझ में आ गई बाल को? अरे बात समझ में आई नहीं? क्लियर बात है आप सभी के लिए? यहाँ तक वन साइड रेजिमेंट है। डे कितने, कौन कौन से दिन पे लगाना है? 0 3 7 14 28। क्लियर बात है? ये 5 है। 5 दिन अलग अलग तरीके के, 0 3 7 14 28। कितने कितने वैक्सीन लगेंगे? एक वैक्सीन, एक वैक्सीन, एक वैक्सीन, एक वैक्सीन, एक वैक्सीन। टोटल विजिट कितनी हुई? 5। टोटल वैक्सीन कितने हुए? 5। टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे से स्टोर करना है? 2 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्यूट कौन सा है? इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल। क्लियर बात है आप सभी का? क्लियर बात है? यस। अब देखो, एंटी रेबीज सीरम, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन्स। क्या है? इम्यूनोग्लोबिन्स कितना दिया जाता है? मैंने आपको पूछा था अभी क्वेश्चन, तो आप सिंपली याद रखना, 20 से लेके 40 इंटरनेशनल यूनिट कितना दिया जाता है आपका?
20 से लेके 40 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो लगाया जाता है। ये बच्चों क्वेश्चन जो है वो आ चुका है एक बार। कहाँ आया है? एमपीसीएचओ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको बता देता हूँ अभी कहाँ कहाँ क्वेश्चन आया है। ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, बुखार आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वायरल डिजीज है, ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, बुखार आ रहा है, एंटीबायोटिक दिया, तो जो भी हो रहा है उसको कर दो। और उसके बाद ये देखो, ये भी आपका एमपीसीएचओ के अंदर क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि ऑब्जर्व एनिमल फॉर, यानी कि ऑब्जर्व करना है कितने टाइम के लिए उस एनिमल को ऑब्जर्व करना है जिसने काटा है आपको 10 दिन के लिए। सिंपल कितना है? 10 डेज। कितने दिन के लिए ऑब्जर्व करना है? 10 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना है उस एनिमल को। क्लियर बात है? तो अपन ने क्या डिजीज पढ़ ली? अपन ने रेबीज डिजीज, जो रेबीज डिजीज के बारे में बात कर ली अपन ने बच्चों। और रेबीज डिजीज के अंदर क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले अपन ने बात की कि रेबीज डिजीज का दूसरा नाम क्या होता है? एक्यूट ब्रेन इन्फेक्शन, डेड एंड डिजीज, हाइड्रोफोबिया। ये बच्चों आपके क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। अरे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो आपके आ चुके हैं, ये ध्यान रखना हल्का सा आप, ठीक है, एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, कहीं की किसी भी एग्जाम के अंदर आपको मिल जाएंगे आए दिन। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका क्या है? एडीएच। क्लियर बात है? उसके बाद देखना नेक्स्ट। नेक्स्ट अपन ने बात की थी यहाँ पे, अरे क्या बात की थी अपन ने? ठीक है, मेन कॉज ऑफ डेथ इन रेबीज। रेबीज के अंदर मेन कॉज क्या होता है डेथ का? तो आप याद रखना सिंपली आरपी। क्या याद रखोगे? आरपी, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। क्या याद रखोगे? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जो है वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस याद रखना, जिसकी वजह से क्या हो जाती है उस पर्सन के अंदर डेथ, जो डेथ हो जाती है। क्लियर बात है? उसके बाद अपन ने बात की पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट के अंदर क्या पॉजिटिव एजेंट होता है? रेबडो वायरस। अरे बाल को क्या होता है? रेबडो वायरस जो है वो रेबडो वायरस पॉजिटिव एजेंट होता है, जो कि क्या होता है एक प्रकार का आपका आरएनए वायरस होता है। आर फॉर रेबीज, आर फॉर आरएनए, आर फॉर रेबडो। क्लियर बात है? दूसरा नाम क्या होता है इसका? लिजा वायरस टाइप फर्स्ट, जो कौन से शेप का होता है? बुलेट शेप का। अरे बाल को कौन से शेप का होता है? बुलेट शेप का। बात समझ में आ गई? क्लियर बात है? नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंट्री मारी और वहां से लेके जब तक आपकी फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज नहीं आता है, बीमारी का जब तक पहले साइन सिम्टम नहीं आते हैं उन्हें, कि इसके बीच का पीरियड क्या कहलाता है आपके? इसके बीच का पीरियड क्या कहलाता है आपका? इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। क्लियर बात है? और उसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 4 डेज टू द मेनी ईयर हो सकता है। और बहुत सारी चीजें, अगर रेंज के अंदर आइडियल पूछे आपको तो कितना लिखना है आपको? आइडियल कितना मानना है? 3 to 8 वीक्स। कितना? 3 से लेके 8 सप्ताह। क्लियर बात है? उसके बाद आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ द लिजा वायरस। लिजा वायरस जो है उस लिजा वायरस के क्या क्या टाइप जो है वो टाइप्स रहने वाले हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स रहने वाले हैं लिजा वायरस के। एक होता है स्ट्रिक्ट वायरस, एक होता है फिक्स्ड वायरस। स्ट्रिक्ट वायरस जो होगा यानी पैथोजेनिसिटी प्रेजेंट होगी, पैथोजेनिसिटी प्रेजेंट होगी, डिजीज को कॉज कर सकता है, जो अपनी बॉडी के लिए क्या होगा? हार्मफुल होगा। और नेगरी बॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा वायरस जो होता है जिसके अंदर नेगरी बॉडी प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रिक्ट या फिक्स्ड? तो क्या बोलोगे सर? स्ट्रिक्ट वायरस जो होता है उसके अंदर नेगरी बॉडी जो है वो प्रेजेंट मिलते हैं। उसके बाद देखना बच्चों, फिक्स्ड वायरस वैक्सीन बनाने के लिए किस टाइप का वैक्सीन वायरस का इस्तेमाल किया जाता है? क्या बोलोगे? फिक्स्ड वायरस का। क्लियर बात है? उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ द रेबीज इन द वायरस इन द डॉग। डॉग के अंदर किस किस टाइप के वायरस रहते हैं? तो फ्रीज रहता है और एक डंप रहता है। डेंजर कौन सा होता है? डंप वाला डेंजर होता है। कुत्ते की मौत कितने टाइम के अंदर हो जाती है? 3 दिन के अंदर। बात समझ में आ गई? और इसके अंदर 10 से लेकर 15 दिन के अंदर उस डॉग की डेथ हो जाती है। क्लियर बात है? उसके बाद देखना इसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपन ने देख लिए। क्या पढ़ा अपन ने? पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ा कि भैया डॉग के द्वारा, कैट के द्वारा, ठीक है, ठीक है, क्या किया गया? डॉग के द्वारा, कैट के द्वारा, मंकी के द्वारा, काऊ के द्वारा, गोट के द्वारा, शीप के द्वारा, बफेलो के द्वारा, हॉर्स के द्वारा, इनके द्वारा अगर कट किया जाता है क्या होता है? रेबीज होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, रेड वाइट और ह्यूमन वाइट के द्वारा रेबीज नहीं होता है। ठीक है, रेबडो वायरस जो होगा एक आरएनए प्रकार का वायरस होता है, जिसका क्या होगा? फर्स्ट वन एक्सोन ट्रांसपोर्टेशन होगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, फिर ब्रेन के अंदर जाएगा, ब्रेन के अंदर सेरिब्रल एरिया के अंदर जाएगा, सेरिब्रल के अंदर भी क्या जाएगा? आपके हिप्पोकैम्पस वाला एरिया जो है वहां पे जाएगा। और हिप्पोकैम्पस के अंदर जाके जो आपके न्यूरॉन जो होगा, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी जो होगी, सेल बॉडी के अंदर जाके क्या बनाएगा? नेगरी बॉडी बनाएगा। और नेगरी बॉडी बना के क्या करेगा? जो नेगरी बॉडी जो होगी वो जगह जगह क्या करेगी? मसल जो उस मसल्स का स्पाज्म करेगी। बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना। ये वाली लाइन जो है बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगरी बॉडी बनते हैं, ध्यान रखना। इससे क्या होगा? मसल्स के अंदर क्या होगा बच्चों? स्पाज्म जो है स्पाज्म होगा। और पेशेंट के अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? हाइड्रोफोबिया जो है, हाइड्रोफोबिया देखने को मिलेगा। ये भी बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से क्या हो सकता है? उस पेशेंट के अंदर डेथ जो है वो डेथ हो सकती है। क्लियर बात है आप सभी की यहाँ तक? और क्या होगा? एक्सेसिव सलाइवेशन, जो एक्सेसिव सलाइवेशन की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या बात की अपन ने? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के अंदर बोला है कि ओनली टच नॉट बाइट। अगर कुत्ते के द्वारा ओनली टच किया गया है, बाइट नहीं किया गया है, तो क्या करोगे? सिंपली वॉश करना है सॉप एंड वाटर के साथ 5 से लेकर 10 मिनट के लिए। और
ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के लिए, ठीक है। और निबलिंग बाय डॉग, अगर कुत्ते की तरफ क्रोच मार ली है तो आपको वॉश तो करना ही करना है, एंटी रेबीज वैक्सीन लगानी है साथ में। मल्टीपल बाइट कर दिया है, कुछ नहीं करना है, वॉश करना है, एंटी रेबीज वैक्सीन लगानी है और इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्टर करनी है। कितना है, वही 20 से लेकर 40 इंटरनेशनल यूनिट। बात समझ में आ गई। आगे क्या बात की अपन ने, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर डॉग बाइट। डॉग बाइट के बाद आपके पास क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वेश्चन आ गया आपके, इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखना, ठीक है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या करना है आपको, सिंपली वॉश करना है, टीडी का टिक्का लगाना है, एंटी रेबीज वैक्सीन लगाना है, ड्रेसिंग करना है, सुचरिंग को नॉर्मली अवॉइड करना है। अगर जरूरत है तो 24 से लेकर 48 घंटे बाद सुचरिंग करनी है। ये बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन जो लास्ट वाली लाइन है, क्लियर बात है। उसके बाद देखना, एंटी रेबीज वैक्सीन कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है। अरे बालको कितने टाइप की होती है, चार चार टाइप की होती है। मोस्ट कॉमन यूज्ड एंटी रेबीज वैक्सीन कौन सी होती है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन। अरे बालको कौन सी, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन जो होती है मोस्ट कॉमन होती है। और चारों टाइप के नाम क्या क्या है, सैंपल शिप ब्रेन वैक्सीन, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, प्राइमरी चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन और प्यूरिफाइड वेरा सेल वैक्सीन, पीवीसीवी वाली। उसके बाद वन साइड रेजिमेंट जो बताया उसके लिए क्या था आपका, ठीक है। डेज लिखी है अपन ने, वैक्सीन लिखी थी, ठीक है। 0 दिन लगता है, एक दिन जब कुत्ता काटा उसी दिन लगेगी एक तीसरे दिन लगेगी, एक 7वें दिन लगेगी, एक 14 दिन लगेगी, एक 28वें दिन लगेगी, ठीक है। वैक्सीन कितनी कितनी लगेगी, एक वैक्सीन लगेगी, एक वैक्सीन एक वैक्सीन एक वैक्सीन एक एक वैक्सीन, ठीक है। टोटल वैक्सीन कितनी हुई, 5। टोटल विजिट कितनी हुई, 5, ठीक है। टेम्परेचर कितना है, कितने टेम्परेचर उस वैक्सीन जो उस वैक्सीन को स्टोर करना है आपको नॉर्मली कितना, 2 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड। रूट कौन सा होता है, आईएम और इंट्राडर्मल। बात समझ में आ गई, क्लियर बात है। और एंटी रेबीज सीरम जो होती है कितनी लगानी है आपको, 20 से लेकर 40 इंटरनेशनल यूनिट लगानी है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है और कितने टाइम के लिए उसको, एनिमल जो उस एनिमल को ऑब्जर्व करना है 10 दिन के लिए। कितना है, 10 दिन जो है 10 दिन के लिए ऑब्जर्व जो है वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। क्या लिखना है, ये करना है आपको, क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और क्या करना है बच्चों, सब्सक्राइब जो है सब्सक्राइब करना है क्लास को, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारी इस यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर नहीं किया, शेयर करें, जल्दी से जल्दी आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे रखें और सब्सक्राइब जो है सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्लियर बात है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को टाइम निकाल के देखा, आपको क्या बोलूं मैं आपको अब, ठीक है।